हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फोर्स नॉलेज ऑफिशियल मेरे चैनल पर। आप स्टैटिक के रूप में सभी चीज़ें धीरे धीरे आपको हम वीडियो देते रहेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ाया दर्रे, अभी हमने इतिहास के बारे में एक वीडियो में बताया था, वो अपलोड कर जो आप चैनल पर जा सकते हैं ना। और आज हम देखेंगे कि जो भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं और कैसे कैसे इसको बांटेंगे, और जो छोटा है बड़ा है ना, एक क्रम से, एक मैप से, उस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो मैप से जब पढ़िएगा ना तो वो फिगर बन जाता है कि ये एक कहते हैं नहीं, पूर्वी तट में कौन आते हैं, पश्चिमी तट में कौन आते हैं। तो ध्यान रखना, भारत के जो टोटल तटीय राज्य हैं, तटीय मतलब समझते हो, तट मतलब जो पानी का हिस्सा है और स्थलखंड का हिस्सा है, उसके बिल्कुल लाइन पर, सीमा पर, उसका जो तट है ना, उस पर जो राज्य हैं वो कितने हैं। तो हम कहें भैया जो पूर्वी तट है उसमें 4 आते हैं। कौन कौन से आप देखेंगे, फर्स्ट नंबर पर आता है, आप यहाँ से देखिएगा, आपको दिखाते हैं हम। यहाँ से आप देखिएगा फर्स्ट पे आता है, एक आता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यह वेस्ट बंगाल जो है तटीय राज्य है। फिर आता है उड़ीसा का नंबर, ठीक है। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। फिर आता है तमिलनाडु का, है ना। तो इस तरीके से भैया आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि पूर्वी तट में कौन कौन से आते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा तट पूर्वी तट का हिस्सा है, कौन सा राज्य पूर्वी तट का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जब पता होगा कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु पूर्वी तट में आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब पूर्वी तट की बात कर रहा हूँ तो पूर्वी तट कैसे जानोगे कि ये पूर्वी तट में आता है। तो आप इंडिया का जब मैप देखेंगे, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो राइट हैंड जो होता है वो पूर्व होता है, पूर्व मतलब पूर्व दिशा, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो मेरा होता है, वो मेरा क्या होता है, पश्चिम घाट होता है, यानी कि पश्चिम तट होता है। बस इतना बस याद रखना है और कुछ भी नहीं। यानी कि 4, अब ये टोटल भी देखो, एक जो एग्जामिनर होता है वो कुछ भी पूछ सकता है कि टोटल बताइए पूर्वी तट में कितने राज्य आते हैं, तो ये आप 4 बता सकते हैं, यानी कि 4 आप टिक करके बढ़ेंगे आगे। लेकिन जब हम बात करेगा कि पश्चिम की भी बात करेगा कि पश्चिम में कितने आते हैं, तो फर्स्ट नंबर के आपको हम दिखाते हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। परेशान होने की बात है ही नहीं, एक एक करके बताएंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा गुजरात, ठीक है। फिर आता है महाराष्ट्र। फिर आता है आपका महाराष्ट्र के बाद में नंबर आता है किसका, गोवा का। ये बहुत छोटा सा राज्य है गोवा, है ना, बहुत छोटा सा राज्य। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य यही है गोवा। और कोई जनसंख्या में पूछ ले तो कौन होगा, सिक्किम होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। हमने एक कहते हैं ना एडिशनल जानकारी बता दी। और कर्नाटक आता है इसी गोवा के बाद में, तुरंत कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे जैसे बढ़ोगे वैसे बड़े मिलेगा आपको केरला, ठीक। इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो कराईकल पांडुचेरी का हिस्सा है, ये पांडुचेरी और कराईकल जो पड़ता है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, इतना बात ध्यान रखना। और तमिलनाडु किसका हिस्सा है, वो पूर्वी तट का हिस्सा है। तो इस बात को ध्यान रखना कि पश्चिमी तट पे कौन कौन से राज्य आते हैं, तो गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरला आता है। और पूर्वी में कौन कौन से आते हैं, आपका वेस्ट वेस्ट बंगाल आता है। देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, वेस्ट बंगाल लिखे भी हैं, देखो आपके सामने लिखे भी गए हैं। वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है और तमिलनाडु है, ठीक। इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़े तटीय राज्य, कोई पूछ ले तुमसे कि सबसे बड़े तटीय राज्य कहाँ पड़ते हैं, मतलब कौन से होते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब आएगा तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर अगर गुजरात दिया हुआ है, जैसे कहते हैं ना स्टेट, स्टेट अलग चीज़ होती है और केंद्र शासित प्रदेश अलग चीज़ होता है। तो अगर मैं कहूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, और वो अगर ऑप्शन में दे दिया है और वो तुमसे पूछ लिया कि तटीय राज्य सबसे बड़ा कौन है, तो आप अंडमान
एंड निकोबार को टिक करके आइएगा। ऐसा नहीं है कि आप गुजरात टिक करेंगे, नहीं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर नहीं ऑप्शन में है तब आप किसको टिक करेंगे, तब आप बेटा टिक करेंगे गुजरात को। किसको टिक करेंगे, गुजरात को, क्योंकि गुजरात की जो है वो सीमा सबसे बड़ी है तट की। उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, मतलब अब क्रम में है जो है धीरे धीरे हम क्या बढ़ रहे हैं, कम की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि घटते क्रम में, बड़े से छोटे की तरफ। तो अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ा, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आपको दिख रहा होगा जैसे लिखा गया है, और तमिलनाडु, फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का। ठीक है, किसका आता है, महाराष्ट्र का आता है। ठीक, इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब जो है हमने इतनी थ्योरी तो देख लिया, अब हम क्वेश्चन कैसे आएगा वहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो हम यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से, आपका क्वेश्चन सामने है बिल्कुल स्क्रीन पर, निम्न में से कौन पूर्वी तट का हिस्सा नहीं है। तो आप ऑप्शन दिए गए कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो इसमें अभी हमने देखा था कि पूर्वी तट में आपको हम दिखाते भी हैं, पूर्वी तट में कहीं कर्नाटक तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो पश्चिमी में आता है। और ये पूछ रहा है पूर्वी तट का हिस्सा नहीं है, तो कर्नाटक नहीं है क्योंकि ये पश्चिम में आता है। और जब पश्चिम में आता है तो हम क्या बेटा लगाएंगे, इसी को लगा देंगे, इसी को टिक कर देंगे, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ये किसके हिस्सा है, ये पूर्वी तट के हिस्सा है। अब पूछा उसने क्या, पूर्वी तट का हिस्सा नहीं है, क्यों, नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है बेटा। नहीं के चक्कर में जल्दी में एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसके चक्कर में लड़का क्या करता है, नहीं पढ़ता नहीं है, पूर्वी तट देख करके उड़ीसा लगाता था, और उड़ीसा सबकी सही नहीं है। उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल नहीं है, कर्नाटक है, नहीं जरूर देखना है। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि निम्न में से कौन पश्चिमी तट का भाग है, तो तब भी हमारा क्या होगा, तब भी मेरा आंसर होगा कर्नाटक। क्यों होगा, क्योंकि ये पश्चिमी तट का है, बाकी सब किसके हैं, पूर्वी तट के हैं। उड़ीसा भी उसमें आता है, तमिलनाडु भी आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है, और नीचे बढ़ेंगे तो आपको क्या आएगा, तमिलनाडु, उड़ीसा आ ही गया, और इसमें जो है वेस्ट बंगाल भी आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्या है बेटा, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो वैरायटी है वो अलग अलग तरीके से आ सकता है। उसकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज ही चेंज करता है, बाकी चीज़ें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही नहीं दिया है जो पूर्वी तट का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश, बस, बाकी सब दिए हैं। उड़ीसा भी दिया है, तमिलनाडु भी दिया है, वेस्ट बंगाल भी दिया है। कर्नाटक जो है वो पश्चिमी तट का भाग है, इसलिए मेरा ऑप्शन जो सही होगा वो बेटा सही होगा कर्नाटक। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो तटीय प्रदेशों के नाम हैं कैसे ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, जो पूर्वी तट है, हम पूर्वी तट से स्टार्टिंग करते हैं। तो जो तमिलनाडु से लेकर के यहाँ तक जो सीमा बनाता है, कहाँ तक, या आंध्र प्रदेश तक, तो इसके बीच के जो तट को कहते हैं वो कोरोमंडल, यानी कि तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। इसी तरीके से अगर अपोजिट में जाएंगे तो केरला पड़ता है, और केरला के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, अब केरला से ऊपर को बढ़ोगे तो गोवा पड़ता है, और गोवा और केरल के बीच में जो तट पड़ने वाला है उसका नाम है कन्नड़ तट। जबकि आप देख भी सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि गोवा और दमन दीव, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, यहाँ पर दमन दीव पड़ता है, तो गोवा और दमन दीव कोंकण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कोंकण तट पड़ता है इसके बीच में। और फिर हम आगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर पड़ जाएगा गुजरात, तो दमन और इसके बीच में, गुजरात के बीच में कौन पड़ेगा, काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़। ठीक है, तो काठियावाड़, इतनी बात आपको अगर याद है, एक बार हम फिर से हम बता रहे हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं बेटा, मालाबार तट कहते हैं। केरल के ऊपर जब बढ़ोगे तो मंगलोर कहाँ पड़ता है, मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक और गोवा के बीच में जो पड़ने वाला तट है वो कन्नड़ तट होता है। ठीक है, कन्नड़ तट इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है बेटा, इतना ध्यान रखना। मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, इस तरीके से जो कुछ जब वहाँ से ऑप्शन आता है ना,
तो दिमाग वहाँ पे माइंड जो होता है थोड़ा कन्फ्यूजन में चला जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, एक कहते नहीं, एक ट्रिक से याद रखो, एक क्रम में याद रखो। पहले मालाबार, फिर कन्नड़, फिर कोंकण, फिर काठियावाड़, इस तरीके से मालाबार, कन्नड़, कोंकण, काठियावाड़, मालाबार, कन्नड़, कोंकण, काठियावाड़, मालाबार, कन्नड़, कोंकण, काठियावाड़, ऐसे याद रखो। मालाबार, कन्नड़, कोंकण और काठियावाड़। तो आप 2, 4, 5, 18, 20 बार जब पढ़ेंगे ना, चीज़ें यार क्यों नहीं याद होंगी, याद होती हैं। यहाँ एग्ज़ाम जो निकालते हैं कोई ऊपर से अंतरिक्ष से थोड़ा ना आते हैं, है ना। यहीं के लोग होते हैं, वो जितनी चीज़ें तुम्हारे पास है उतनी चीज़ें उनके पास हैं, बस थोड़ी परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, और कुछ सब चीज़ें सेम रहती हैं। देखिएगा, अब हम इधर बढ़ेंगे कि तमिलनाडु के तट को हमने क्या देखा था, कोरोमंडल, कोरोमंडल इसको कहते हैं। अब जैसे ऊपर को बढ़ोगे, ऊपर का मतलब ऊपर की तरफ जब ऐसे बढ़ोगे तो हम भैया ये देखो कृष्णा नदी बढ़ती है तमिलनाडु, और यहाँ पर जो सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर देखिएगा, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो है आपका, रुकिए थोड़ा, ये हम जो इंगित कर रहे हैं, ये जो क्वाड्रेटर से इंगित कर रहे हैं, ये कृष्णा नदी, यही आंध्र प्रदेश की सीमा और तमिलनाडु ये जो है यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और ऊपर को जैसे बढ़ोगे आप उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे तो आप क्या कर देखेंगे, ये पड़ने वाला जो तट है वो इसको बोलते हैं, इस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में पड़ने वाला जो तट है उसका क्या नाम है, उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं, इसके बीच में जो तट पड़ेगा ना, उत्तरी सरकार तट। और ये इसकी सीमा जो है निर्धारित करती है महानदी। महानदी कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में, इतनी बात ध्यान रखना है। फिर यहाँ इस महानदी से और स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये स्वर्ण रेखा कहाँ पड़ती है, ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में जो पड़ने वाला मैदान है उसको बोलते हैं उत्कल मैदान। क्या बोलते हैं, उत्कल मैदान। तो ये बात ध्यान रखना, ये उत्तरी सरकार तट, ये हमारा जो है उत्कल मैदान, और ये मेरा कोरोमंडल तट। तो इतनी अगर बात हमारा हम कहते हैं ना समझ में अगर आ गई है तो एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है। आप 2-4 एग्जाम दीजिएगा, एक एग्जाम में आपको एक ना एक आधा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहीं से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है। स्थल मतलब स्थल, भूमि। तो टोटल जो इंडिया है हमारी, वो इंडिया जो हमारा भारत है उसका जो टोटल है वो 15,200, यहाँ पर देख भी सकते हो, रुको हम दिखाते हैं आपको कहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ये आपको दिख रहा है, रुको इसको चेंज कर लेते हैं, पेन को इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिएगा, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। इतना बात याद रखना, स्थलीय सीमा, क्या, स्थलीय सीमा। फिर हम बात करेंगे कि जो तटीय रेखा है वो दो चीज़ों में बटी है। एक मुख्य भूमि है, जो 9 टोटल क्या आते हैं, 9 आते हैं भैया। 5 हमने अभी पढ़े, 5 पश्चिम में आते हैं और 4 हमारे किस में आते हैं, पूर्वी तट में आते हैं। तो जो 9 टोटल राज्य हैं तटीय, उसमें 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि आती है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। और जो संपूर्ण अगर मिला दिया जाए, यानी कि इसमें हम संपूर्ण का कहने का मतलब समझ रहे हो, मुख्य भूमि में केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, और दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, क्योंकि दमन और दीव और दादर नगर हवेली को पिछले साल ही एक कर दिया गया था। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसी तरीके से दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। एक मतलब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे और दोनों को एक कर दिया गया, ठीक है। तो आप कहने मुख्य भूमि में कौन कौन आते हैं, 9 आते हैं, 9 स्टेट आते हैं। लेकिन 4 जब हम केंद्र शासित प्रदेश को हम ऐड कर लेंगे तब हम कहेंगे भैया 9-4 कई का आंकड़ा बन जाएगा। 9-4 मतलब 11। अब 11 की टोटल अगर कोई तुमसे पूछ ले कि संपूर्ण कितनी होगी, तो होंगे भैया होगी 7516.6 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है एसएससी में, कई पता नहीं कितनी बार, मतलब कहते नहीं सैकड़ों बार पूछा गया है। और ये रेलवे में इतनी बार मैंने खुद एग्जाम दिया, उसमें आया था ये 7516.6 किलोमीटर, रेलवे का एग्जाम दिया था हमने, उसी में आया था ये। अब बताओ, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाइएगा, विश्वास रखिएगा।
जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो यहीं ना कहीं से घूमता है। लेकिन लड़का क्या करता है, सही से पढ़ के नहीं जाता है, सही दिशा में, मतलब कहते नहीं, एक सूटेबल आप पढ़ाई करते हैं ना, तभी आप जाके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। लेकिन अब वो कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं तो भैया पढ़ते रहिएगा, ज़िंदगी गुज़र जाएगी लेकिन आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं 2-3 साल में ही क्रैक कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं 8-10 साल 15 साल लगा देते हैं लोग। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि सेलेक्टिव पढ़ोगे ना तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन अब जो सेलेक्टिव नहीं पढ़ेगा, आप विस्तार कर रहे हैं हर चीज़ का, आप यही नहीं देख रहे हैं कि सिलेबस क्या आने वाला है, आप यही नहीं देख रहे हैं हमारे टॉपिक क्या है, यही नहीं देख रहे हैं हमारा जो है कहते नहीं क्या-क्या हमारा पूछा जा रहा है या क्या पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है? तो इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है? अब थोड़ा इसके अलावा एक जानकारी और आपको हम दे देते हैं कि जो तटीय जो पूर्वी तट है, जो मेरा पूर्वी तट है, जो हमने अभी देखा था 4 इसमें आते हैं राज्य, है ना? कौन-कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है? इसमें हमने दिखाया नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, आपका रिवीजन करवा दे रहे हैं। और इसमें ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो सीमा को कहते हैं नहीं, प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है? प्रादेशिक से मतलब है आपका जो प्रदेश है ना, वो कितनी सीमा तक विस्तारित है, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ तक विस्तारित है, हमारा वो कहते नहीं, हमारा वो क्षेत्र कहाँ तक आता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा इंडिया स्थलखंड की जितनी है उतनी ही है, नहीं। जो मेरा समुद्र में, जो हिंद महासागर में, जो बे ऑफ बंगाल में जो हमारा पड़ता है, ये कौन पड़ता है? बे ऑफ बंगाल पड़ता है। और बे ऑफ बंगाल में ही तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। तो ये जो मेरा है, ये जो मेरी सीमा निर्धारित करने वाली जो केंद्र प्रदेश हैं, इनके बीच में जो दूरी मापी जाती है उसको हम किस में मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। नॉटिकल मील। ठीक है? तो प्रादेशिक जल सीमा इसको ही बोलते हैं, प्रादेशिक जल सीमा, यानी कि प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं स्थल और जल सीमा में के बीच में जो द्वीप है, उस द्वीप और उस पूर्वी तट के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस, उसी को हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। इतनी बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। मतलब समझा दिया है कि होता क्या है। हम कहोगे ये बला कौन सी है, तो बला नहीं है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है? इस पूर्वी तट से लेकर के इस केंद्र शासित प्रदेश तक, इसके मतलब ये जो लाइन हमको आपको दिखाते रहे, देखो थोड़ा रुकिएगा, आपको दिखाते रहे। ये जो लाइन है, व्हाइट वाली लाइन, ये वाली, ये हमारी क्या निर्धारित करती है सीमा को, जल सीमा को। और ये वाला जो पूर्वी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है। इसके बीच का ये, इसके जो बीच का ये जो है, इसके बीच का ये, यहाँ तक। रुकिएगा थोड़ा, हम दूसरा पेन ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये जो बीच का है, ये मेरा बेटा होता है, सॉरी रुको, कलर चेंज कर लेते हैं इसको, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है? ये जो है पूर्वी तट, ये जो पूर्वी तट है, और ये मेरा जो केसर प्रदेश है, थोड़ा इसको पतला करो, ये रुको थोड़ा, अब आ जाओ। यहाँ पर पूर्वी तट, ये क्या है? पूर्वी तट, ये केसर प्रदेश यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, यही हमारी कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील होती है, 12 नॉटिकल मील। हम कहते नहीं कि जब हम स्थल खंड की जब हम मापते हैं, भूमि की जब हम कहते हैं डिस्टेंस मापते हैं, तो उसमें किस में मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। हमें भैया कितने किलोमीटर जाना है, 4, 5, 10, 12, 50, है ना? लेकिन हम कभी जब समुद्र की बात करेंगे, समुद्र की जो दूरी मापनी होगी, कि हम भैया हम कहीं हिंद महासागर में हम किसी की दूरी माप रहे हैं, या जल सीमा की हम सीमा का निर्धारण कर रहे हैं, तो उसमें निर्धारण करने के लिए हम जिस मापन का उपयोग करते हैं, वो मापन है नॉटिकल मील। और यहाँ से उस पूर्वी तट से लेकर के इसके बीच का जो है टोटल पड़ता है 12 नॉटिकल मील। ये क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये इसका क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये मेरा जो लाइन है ये। ठीक है? और इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये लाइन कौन सी है? ये लाइन ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपकी,
और इस लाइन के बीच में भी 12 नॉटिकल मील होता है। और इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश और ये वाला जो लाइन है ये भी जल की सीमा को निर्धारण करता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और एक नॉटिकल जो मील होता है, यहाँ पर देखो दिया गया है, आपको बताया गया है, एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि आप एक नॉटिकल मील अगर दूरी डिस्टेंस तय कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने 1.852 किलोमीटर चल लिया। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर भारत में जो समुद्र तल का जो मापन किया जाता है, यानी कि हम कहते हैं कहा जाता है कि तल से दूरी ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं भाई? भारत में औसत समुद्र तल का जो मापन है वो चेन्नई तमिलनाडु से लिया गया है। इतनी बात ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको क्या है इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये जो है हमने बताया, भारत में औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई तमिलनाडु से लिया गया है। कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु TN से। ठीक है, हम अब जो मुझे पूरी आशा होगी, पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी। और अगर आप इस चीज़ को पढ़ के जाते हैं और मुझसे पढ़ के जाते हैं तो आप इतना मान के चलिए, 1 या 2 क्वेश्चन, एक हम कहते हैं, हम ज़्यादा नहीं कहते कि एक वीडियो से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले हैं। ये आपकी रियलिटी, ये हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन ये कन्फर्म है, आप अगर 4 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जिस भी एग्ज़ाम में GS पूछी जा रही है उसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। हमने अंदर से लिया है हर चीज़ को बनाने की कोशिश किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस पे। ठीक है, तो आप लोगों क्या करिए, आप प्यार और सपोर्ट दर्शाइएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा आपको इस जानकारी से कितना लाभ मिला, यूजफुल है या नहीं है। और इस बात को एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि इतनी चीज़ें पढ़ लोगे, नोट्स भी बना लोगे, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन इज़ द परफेक्ट मैन, रिवीजन इज़ द मेक ए मैन परफेक्ट मैन, तो रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाएगी। रिवीजन ही एक ऐसा है जो आपको परफेक्ट बनाती है। 1000 किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको हम बता दे रहे हैं। एक किताब 1000 बार पढ़ो, एक कहते नहीं, एक कोई भी बुक उठा लो, यानी कि जो अगर मैं मुझसे पूछोगे तो आप लूसेंट उठाइएगा, लूसेंट को ही आप रट मारिएगा कम से कम 20, 25, 30 बार। तो मैं कहता हूँ कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी का सहारा या किसी से पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे पढ़िएगा। हम एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, ये कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आता है और इसका मतलब क्या है, और ये क्यों पूछा जाएगा या नहीं जाएगा, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं है। लेकिन ये हम कहेंगे भैया कि ये एक ही वीडियो से 18 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये गलत है, ये रियलिटी। लोग अंधकार में रख करके अपना पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ भैया। ये देखो, एक शिक्षा जो है ना, ये आजकल के ज़माने में बिजनेस बन गया है और बहुत बड़े स्तर पर है, ऐसा नहीं है कि छोटे स्तर पर है। तो कहने का मतलब ये है, आप एक जगह से पढ़िए, एक जगह पे पढ़िए, एक ही चीज़ को पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, लेकिन आप भटकाव मत रखिए कि हम यहाँ से भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी पढ़ेंगे, ये भी किताब लाएंगे, वो भी बुक लाएंगे, इससे भी पढ़ेंगे, उस पर कुछ भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। भटकाव में आपका टाइम खराब होगा और बाद में यही निष्कर्ष निकलता है कि आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। अब मतलब कहते नहीं, आप ये दुनिया जो है ना, ये सिर्फ रिजल्ट देखती है, आपकी कोशिशें, आपकी मेहनत, आपका पसीना, आपकी ऊर्जा, आपकी कुछ भी नहीं देखती है। सिर्फ देखती है तो देखती है आपके रिजल्ट। आपकी जब स्क्रीन पर, आपके स्टेटस पर जब रिजल्ट लगता है ना, तब जबकि समझ में आता है कि वास्तव में इसने मेहनत किया था, तब जाके चीज़ समझ में आती है। तो सीधी सी मतलब है, ये दुनिया जो चाहती है उसको दिखा के मानो, आप करके मानो, आप रुको ही ना। कहते नहीं कि रख वो हौसला मंजिल भी आएगा, रख वो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख वो हौसला मंजर भी आएगा वो। और कहते नहीं, खुद पर भरोसा रखो, वो मंजर भी आएगा। और कहते नहीं कि
ए थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इतना बात ध्यान रखना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और 100% कर रहे हैं और अपने आप में ईमानदारी है, तो माई का लाल कोई रोक नहीं सकता है कि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने से। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना। आप आज अपना समय यूटिलाइज़ कर लेंगे तो आज दुनिया में बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कोई किसी का नहीं, इतनी बात आपको याद रखनी है। इतनी बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। आपके पास पैसा है तो आज दुनिया में सब कुछ तुम्हारे हैं, और आपके पास पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, तो आपके पास खड़े नहीं होंगे लोग। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। थोड़ी मेरा मन था इसलिए हमने बता दिया। हर एक वीडियो में कुछ भी मैं कहता भी नहीं हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर समझ में चीज़ आती है तो, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। आज हमने बता दिया कि हमने थोड़ा मन था कि आप के बारे मतलब आपसे मैं कुछ चीज़ें साझा कर पाऊँ। तो हम यही सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जो बनने आए हैं इस जीवन में, इस जीवन का सार्थकता क्या है भाई? कुछ बन के जाओ यार। आए थे शून्य, लेकिन बन के जाओगे। जब यहाँ से जाओ, जब दुनिया से जाओ, तो लगे कि हाँ कोई बंदा आया था। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है।